हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप आप एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, अमेजिंग से होंगे और तैयार होंगे एक और नए चैप्टर के रिवीजन के लिए, एक और नए चैप्टर के मैराथन के लिए। आई होप आप लोगों को ये जो मैराथन सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी, आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन लग रहा होगा, आप लोगों को रिपीट वापस से दूसरे चैप्टर्स को देखने की भी इच्छा हो रही होगी। एंड आई होप कि यू मस्ट ऑल बी इंजॉइंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि भाई सबका विकास, वो क्या मोदी जी का डायलॉग है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं सर एक नए चैप्टर के साथ। अभी तक हम लोग पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे थे, बट बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई कि सर थोड़ा सा पार्ट बी भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट बी से हमारी फट जाती है ना। पार्ट बी आपका रफली अराउंड 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20 मार्क्स का तो आपका सिर्फ ड्राफ्टिंग आएगा। रिमेनिंग बचता है सर 20 नंबर का एस्पेक्ट, जिसमें बच्चों की थोड़ी सी फट सी जाती है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने एक बार ड्राफ्टिंग भी अगर अच्छे से कर लिया है ना, जो पार्ट बी के अंदर ड्राफ्टिंग दी हुई है आपने कर लिया है, तो पार्ट बी में आपको लार्जली प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। बट नंदलेस हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारा एक ही एम है कि यार हमें एग्जामिशन स्कोर करना है। कंपनी लॉ सीएस का बैकबोन है भाई। कंपनी सेक्रेटरी नाम ही कोर्स का ये है। अगर कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी लॉ ही नहीं आता होगा तो मतलब ही क्या है। तो यार हमारा सिर्फ कंपनी लॉ में पास होना एजेंडा नहीं होना चाहिए, हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन लेकर आए और ये दिखा सके कल को जो भी हमारा रिक्रूटर होगा, या फिर अगर आप खुद की फर्म खोलते हैं तो भाई आपका जो भी क्लाइंट होगा उसको आप ये बड़े प्राउडली बता सको कि यार देखो हमारा जो कोर सब्जेक्ट है, हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरा एग्जामिशन था, ठीक है। एग्जामिशन अपना 60 नंबर के ऊपर आता है, सभी को बात ये पता होगी। तो सर 60 मार्क्स स्कोर करने का हमारा एम एंड एजेंडा है, उसी के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसी के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 17, जो कि है हमारा क्या, के एम पी, की मैनेजेरियल पर्सनल एंड इट्स रेम्यूनरेशन। सर सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे आती है, एक सेकेंड सर, सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे आती है वो ये है कि सर के एम पी कौन होता है, हु डू वी, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म के एम पी। की मैनेजेरियल पर्सनल कौन होता है सर, की मैनेजेरियल पर्सनल हमारा सेक्शन 251 के अंदर डिफाइंड है। अच्छा मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि 255 भी हमने पढ़ा था। कौन मेरे को क्लास में बता सकता है कि सेक्शन 255 किसके बारे में बात करता है, 255 किसके बारे में बात करता है? जल्दी से चैट में बताओ जितने भी क्लासरूम प्रोग्राम वाले बच्चे। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। सृष्टि का सबसे पहले आंसर आया सर मेंबर। सेक्शन 255 हमारा मेंबर के बारे में बात करता है, जबकि 251 हमारा केएमपी को डिफाइन करता है। बहुत ही बढ़िया बात है सर। सर केएमपी के अंदर हमारे कौन कौन लोग आते हैं? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सीएस। आपका सीएस केएमपी के अंदर माना जाएगा। सर आपकी कंपनी का सीएफओ केएमपी माना जाएगा। आपका अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है तो वो केएमपी माना जाएगा। अगर आपका कोई सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो, या फिर कोई मैनेजर है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे केएमपी मानेंगे। दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज केएमपी। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर, अगर कोई भी पर्सन 1 लेवल बिलो द बोर्ड है, 1 लेवल बिलो द बोर्ड, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे केएमपी की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं एक फाइनल पॉइंट आ जाता है, एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। ओके सर, ये हमें बात समझ में आ गई। सर कौन कौन सी कंपनी को केएमपी अपॉइंट करना पड़ता है, इसके लिए आते हैं सर हमारे दो चीज़ें, इनफैक्ट तीन चीज़ें आती है। किन किन कंपनीज टू अपॉइंट केएमपी? सर इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेफर करेंगे किसको सर, सेक्शन 203, साथ ही साथ में रूल 8 एंड रूल 8A।
ये 3 रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी सेक्शन एंड रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जल्दी से बच्चों सेक्शन नंबर ये कमेंट में लिखना, चैट बॉक्स में लिखना जरा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में, और जो लोग अभी क्लासरूम प्रोग्राम में वो चैट में। जल्दी से सेक्शन लिखो 203। सर केएमपी कितने होते हैं हमारे? 5 है ना, कायदे से देखा जाए तो 5 ही है। ये छठवां पॉइंट तो चलो एवी लिख दिया है। 5 हमारे मेन केएमपीज होते हैं। तो सेक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 205। 205 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 है ना। ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया। सर 205 कहता है, सॉरी 203 हमारा यहाँ पे कहता है क्या कि यार आपकी लिस्टेड अगर कोई कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, तो उसको केएमपी अपॉइंट करना ही करना है। सर अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, पेड अप कैपिटल इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज़, तो उसको भी यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा केएमपी। और लास्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका भी अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो भाई साहब तुम भी अपॉइंट कर देना यहाँ पे। किसको किसको अपॉइंट करेंगे सर? केएमपी को अपॉइंट कर देंगे। क्या बात है, सभी लोग साथ में हो? एक बार बता दो कितना सिंपल चल रहा है। सर इसमें 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 डर रहे थे तुम लोग, ये चीज़ में तुम लोगों को डर लग रहा था भाई, इज्जत ही ख़राब हो गई भाई, इज्जत ही ख़राब हो गई। सर हम लोग कहते हैं आपको केएमपी के नाम पे सेक्शन 203 के हिसाब से किसको अपॉइंट करना कंपलसरी वाली बात है। सर सीएस, सीएफओ, साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि अगर आपका कोई सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर कोई होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, ठीक है, इन लोगों को आप अपॉइंट करोगे। ये चारों लोग जो है वो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे ही है, तो हम लोग कहते हैं कि इनमें से किसी एक को अपॉइंट कर लेना। अच्छा हो सकता है कि ये अलग अलग पोजीशन में भी हो। होल टाइम डायरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि सीएफओ ही हो, सॉरी होल टाइम डायरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि सीईओ ही हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इनको भी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सर एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट। सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर रहता था एक नामक एक, क्या खरगोश, नहीं नाम क्या रखे यार, चमन, चमन नामक एक व्यक्ति रहता था। सर चमन की इच्छा थी कि वो दुनिया में सब कुछ बन जाए, और इसलिए उसने कहा कि मैं एक कंपनी का चेयरमैन और साथ ही साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ बन जाऊंगा। सर क्या कोई कंपनी का बंदा यानी कोई पर्सन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ सेम टाइम पे बन सकता है क्या? यहाँ पे आया आपका कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ ने चमन के ऊपर मारा एक चाटा। उनने कहा अबे ओम लल्लू आदमी, यहाँ पे सुन ले पहले तू मेरी बात। सर कोई भी व्यक्ति आपका क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अ पर्सन हु इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ एट द सेम टाइम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बट सर इसके एक्सेप्शंस होते। चमन ने उल्टा उठा के चाटा मारा। चमन ने कहा कि अरे लल्लू आगे जाके थोड़े से एक्सेप्शंस तो पढ़ ले, तूने सिर्फ आगे का पन्ना पढ़ा, पीछे का पन्ना तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए कहते हैं सीएस कंपनी में होना ज़रूरी है, क्योंकि सीएस ने आगे और पीछे का पन्ना दोनों पढ़ा है। क्यों पढ़ा है सर? क्योंकि वो निकुंज सर का स्टूडेंट है। थैंक यू। सर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका एक्सेप्शन आते हैं, इस रूल के एक्सेप्शंस बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। रूल से ज़्यादा एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा एक्सेप्शन को ही हम लोग लॉ की भाषा में क्या कहते हैं? प्रोवाइजो, ठीक है, ये याद रखना, प्रोवाइजो कहते हैं हम लोग। सर तो अगर आपके आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं भैया कोई बंदा हमारे कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सेम टाइम पे हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सेम ही है, हाँ, तो मैं फॉर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन सीईओ ही बोलूँगा, ठीक है, सेम ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आर द सेम पर्सन्स। सर तो कोई अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ही प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर तो क्या ही बोलेंगे हम लोग। सर अगर आप मान लीजिए सिंगल बिजनेस कैरी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सर आपका सिर्फ एक ही काम है फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इतने कोई इंपॉर्टेंट हो नहीं कंट्री की इकोनॉमी के लिए, दोनों बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दो ऐसे ताज पहन लो, दो मुखोटे पहन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर कंपनी आपकी मल्टीपल बिजनेसेस में इंगेज्ड है, अगर आपकी कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में इंगेज है और सर आपने वन और मोर सीईओ अपॉइंट कर रखा है,
CEO फॉर ईच बिजनेस, वन और मोर CEO फॉर ईच बिजनेस आपने अपॉइंट कर रखा है। और ये याद रख लेना कि आपके जो बिजनेसेस है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, 100 करोड़ और मोर। एंड याद रखना एंड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एंड आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर जो है वो आपका 1000 करोड़ से ऊपर है, मोर देन 1000 करोड़। सर एक एग्जांपल दे दो ना, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए सर आपका आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है सर, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी के लिए हम लोग फॉर सेक ऑफ एग्जांपल दो ले लेते हैं, आदित्य बिरला इंश्योरेंस एंड आदित्य बिरला फैशन, ठीक है सर। आदित्य बिरला फैशन के लिए आपने एक अलग CEO अपॉइंट कर रखा है, इंश्योरेंस के लिए आपने अलग CEO अपॉइंट कर रखा है। सर इसका टर्नओवर प्लस आपका जो पेड अप कैपिटल है वो क्रॉस कर रहा है। पेड अप कितने से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा, और टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है सर। एंड सिमिलरली द सेम कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड हियर। तो क्या मैं आदित्य बिरला ग्रुप के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन सेम रख सकता हूँ क्या? द आंसर इज यस। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको अलाउ कर देंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर आगे हम लोग कहते हैं कि अगर हमें KMP अपॉइंट करना है तो हमें क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक तो तुम्हें प्रोसीजर ना भाई साहब एकदम रटा होना चाहिए। 3 चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कंपनी लॉ में इतनी कॉमन है कि हर जगह रट जाएगी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम 2-4 ऊपर के पॉइंट्स भी लिख दोगे ना तो भी तुम्हारा ऐसे ही नंबर मिल जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सर प्रोसीजर क्या होगा, खुद सोच के बताओ सर। सर सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं बहुत ही सिंपल पॉइंट, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेना, ठीक है। बोर्ड मीटिंग, अगर तुम्हें और लेंदी बनाना है इस प्रोसेस को तो बोलना पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग बुलाने के बाद बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। तो भाई बोर्ड रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद क्या बैठ जाएं या फिर आगे बढ़ें? सर हम लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे आपका जो पर्सन है इसके बारे में आप इसमें भी बता देना, जनरल मीटिंग में भी बता देना, ठीक है, कि भाई हम इस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, इस पर्सन का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होने वाला है, ठीक है सर। अच्छा एक क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, क्या आपका KMP कल को डायरेक्टर भी बन सकता है क्या, बोर्ड पे भी बैठ सकता है क्या? सर अगर वो आपका KMP डायरेक्टर बन रहा है, मान लीजिए आपका जो KMP है CEO जो है उसको ही आप डायरेक्टर की पोजीशन भी दे रहे हो, तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर आपको जनरल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सर दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, अच्छा इन पे ना बहुत बारीक क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सर क्या KMP मल्टीपल कंपनीज में KMP हो सकता है क्या? मतलब सर अगर मान लीजिए एक बंदा है, जैसे हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है आकाश प्रजापति करके, सर आकाश 4 कंपनीज का CEO बन सकता है क्या? और सर हम कौन सी कंपनीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जनरली पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्सक्लूजन्स में ये सारी रिक्वायरमेंट्स हट जाती है प्राइवेट कंपनीज वगैरह में, पर 4 पब्लिक कंपनीज में CEO बन सकता है क्या? द आंसर इज नो, अनलेस दीज कंपनीज आर सब्सिडरीज, दीज कंपनीज आर सब्सिडरीज। अगर सब्सिडरी है तो बहुत बढ़िया बनाओ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी अलग अलग कंपनीज है तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर क्या बन सकते हो, आप एक ही कंपनी के अंदर यहाँ पे KMP बन सकते हो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये पॉइंटर्स हैं, है ना, इसके अंदर जो पॉइंटर्स हैं ये इन पे से क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना इन पे। सर अगला पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे कि यार अगर कोई बंदा, कोई पर्सन है वो हमारी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह अपॉइंटेड है, तो क्या इस बंदे को हम किसी और कंपनी के अंदर, एनी अदर कंपनी, इसके अंदर भी हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं क्या? किसी और कंपनी में इसको मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है क्या? फॉर एग्जांपल सर अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी जी आज की डेट में रिलायंस के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है,
कल को आदित्य बिरला इनको अप्रोच करता है और कहता है कि आप हमारे कंपनी के भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ, तो क्या यहाँ पे मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं क्या आदित्य बिरला ग्रुप के? इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कि सबसे पहली बात तो जो ये दूसरी कंपनी है, जो अनदर कंपनी है, इसको पास करना पड़ेगा क्या? इसको पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, और बोर्ड रेजोल्यूशन में होना चाहिए एवरी सिंगल डायरेक्टर का अप्रूवल। एवरी सिंगल डायरेक्टर अप्रूवल। सर बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, प्लीज़ याद रख लेना कि सारे के सारे डायरेक्टर्स का भैया यहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और अप्रूवल भी ऐसा नहीं लेना है कि चलते फिरते अप्रूवल ले लिया, भैया आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस। और प्रॉपर नोटिस देने के साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप प्रॉपर नोटिस के बाद उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स मस्ट भी प्रॉपरली इन्फॉर्म कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या सिचुएशन है, नहीं है, ये सारी बात आपको देखनी पड़ेगी। सर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, जनरल मीटिंग में इन्फॉर्म कर लिया, आगे क्या करोगे? आरओसी को इन्फॉर्म करें या ना करें? ऑब्वियस सी बात है सर, आरओसी तो हमारे घर की छोटी बहू है, सब कुछ बताना पड़ेगा। सर कितने दिन में बताएंगे? विद इन 30 डेज। सर कौन से फॉर्म में बताएंगे? DIR-12, ठीक है, ये फॉर्म प्लीज़ याद कर लेना, DIR-12, डायरेक्टर 12 के अंदर आप यहाँ पे बताओगे। सर अगर मान लीजिए मेरी KMP की कोई भी वैकेंसी अराइज हो जाती है, यानी कि मान लो मेरे कंपनी का CS ने रिज़ाइन कर दिया, अभी मेरे को CS अपॉइंट करना है, तो सर मैं CS अपॉइंट करने के लिए कितना समय ले सकता हूँ? मेरे को वैकेंसी कितने समय में फिल करनी पड़ेगी? हम लोग कहते हैं सर वैकेंसी नीड टू बी फिल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते, आपकी जो भी वैकेंसी है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी फिल हो जानी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी शुड बी फिल्ड। हाँ या ना बोल दो, यहाँ तक साथ में हो सर? यहाँ तक साथ में हो? एक बार बता दो, जल्दी से एक बार बता दो, यहाँ तक साथ में हो? क्या अभी तक तुम्हें कहीं पे भी ऐसा लगा कि सर कितना टफ है? कुछ नहीं है भाई, इतना फालतू का चैप्टर है, तुम लोग ना बेमतलब का डरते हो, तुम्हें बस डराना आना चाहिए। ऐसा ढिंडोरा पीट देंगे 2 बच्चे कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, और 40 बच्चे उसी बहकावे में आ जाते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, छोड़ दो। बिल्कुल आसान है यार, बस ये थोड़े से छोटे छोटे इसके अंदर पॉइंटर्स है, उनको याद रख लेना। सर जैसे मैंने कैसे याद रखा था, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऐसे याद रखा था कि यार आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, भाई साहब वो कंपनी के ऑलमोस्ट हर मेजर डिसीजन लेने वाला है, डे टू डे फंक्शनिंग उसके हाथ में होगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सारे डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना चाहिए? कल को अगर किसी भी डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन उठा लिया तो क्या कर लोगे? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यार सारे डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लो, लॉजिक है सर बात में, और इसलिए लॉ है। सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि आपने एक बंदे को KMP अपॉइंट कर दिया, अब भाई वो 4 कंपनीज का KMP बन रखा है, एक लिस्टेड कंपनी का KMP ही इतना ऑक्यूपाइड होता है, बेचारा इधर से उधर भागता रहता है, उसकी इतनी फाइलिंग्स होती है, इतना उसके ऊपर ड्यूटीज होता है, इतना सारा दुनिया भर का कामकाज होता है, तुमने 4 कंपनीज में अपॉइंट कर दिया उसको। सर ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, तो हमने इसलिए मना ही कर दिया कि नहीं हम बनाने ही नहीं देंगे। हाँ अगर तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी है तो तुम इन एनी केस ही उन पर नज़र रख रहे हो ना भाई, तुम अपनी सब्सिडरी पे तो नज़र रखोगे ही, तुम तो होल्डिंग कंपनी में बैठे हो, तो सब्सिडरी पे तुम्हारा नज़र है, तो उसमें अगर तुम्हें बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एब्सोल्युटली डिफरेंट कंपनी उसका भी तुम काम देख रहे हो, सर हम अलाउ ही नहीं कर पाएंगे, सॉरी। आपको पैसा कमाना है तो इसी कंपनी से कमाओ, अदरवाइज हम नहीं देने वाले। बहुत ही बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारे पास पॉइंट आता है कि यार KMP क्या काम करता है, क्या लगता है तुम्हें? दिन भर एन मस्त AC में बैठ के ऐसा होता है क्या? नहीं सर, काम करता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। KMP ऐसे कोई हल्का पतला आदमी तो होता नहीं है। सर क्या काम करेगा? सबसे पहले तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह पे साइन करेगा। सर साइन ऐसा नहीं है कि मजे मजे में साइन कर दिया, ब्लैंक चेक साइन हो रहे हैं भाई, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ भी गड़बड़ी निकली तो सबसे पहला गला KMP का ही कटेगा, ठीक है। तो सर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह पे साइन करता है, कोई भी तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, नो इनसाइडर ट्रेडिंग। सर आगे चीज़ हम लोग कहते हैं कि इसको इंश्योर करना पड़ता है डिस्क्लोजर अबाउट
डिस्क्लोजर अबाउट KMP इन एनुअल रिपोर्ट में हम लोग यहाँ पे कर देंगे सर KMP हैज़ अ राइट टू बी हर्ड इन ऑडिट मीटिंग। ठीक है सर। आगे हम लोग कहते हैं कि सर आपका जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होगा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी जो होगा वो आपको यहाँ पे रिकमेंड करेगा, विल रिकमेंड रेम्यूनरेशन। आप उतना ही रेम्यूनरेशन ड्रॉ करोगे। ठीक है सर। आगे हम लोग कहते हैं सर जो भी बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन पे साइन करता है। तो ये सारे आपके यहाँ पे काम आते हैं सर। इनके ऊपर रिलेटेड पार्टी जो रिलेटेड पार्टी जो कंडीशंस होती है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होती है। साथ ही साथ में ऑफिसर एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर भी ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके पर्टिकुलर्स होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं रूल ऑफ KMP होते हैं सर। अगर इन्होंने कोई भी तरीके का अगर ये 2% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी के अंदर तो इनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, ये वाली बात आपकी आती है। बहुत ही बढ़िया। एक बार बता दो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है सर। आगे बात करते हैं हम लोग सेक्शन 196 की अपॉइंटमेंट कि सर आपका KMP अपॉइंटमेंट कैसे होता है या क्या क्या बातों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो हम लोग कहते हैं सर कोई भी बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकता, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर सेम ही चीज़ होती है, सेम पोजीशन ही होती है। तो नो कंपनी कैन हैव बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती है, हम लोग यहाँ पे बात कहते हैं। एक कंपनी के अंदर दोनों ही कैसे हो सकता है? या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या तो मैनेजर होगा। अच्छा, मैनेजर यहाँ पे हम लोग वो नॉर्मल मैनेजर की बात नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का मैनेजर होता है भाई, है ना। तो जैसे US वगैरह में या फिर यूरोप वगैरह में कई बार इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स को मैनेजर बोला जाता है। तो ये वो वाले कैटेगरी का पर्सन है। ठीक है सर। मैनेजिंग डायरेक्टर कितनी अनदर कंपनीज में बन सकता है, कोई लिमिट है? नहीं बच्चे, कोई ऐसा सच लिमिट नहीं है। सिर्फ वो है कि आपको सारे डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर आगे आता है टेन्योर कितना होगा सर आपके KMP का? 5 years का टेन्योर होगा विच इज़ फर्दर एक्सटेंडेबल। आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्सटेंडेबल की स्पेलिंग क्या होती है? मेरे ख्याल से तो यही होनी चाहिए। एक्सटेंडेबल होती है आपकी यहाँ पे टेन्योर 5 ईयर का होता है। आप लास्ट ईयर जो जब उसकी यानी टेन्योर चल रहा होगा तो लास्ट ईयर के अंदर आप यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए वापस से बोल सकते हो। तो रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे अलाउड है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है सर। अप्रूवल किसका लेके आएंगे? अगर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर MD है ना, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर है, सिर्फ इन 3 लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या फिर होल टाइम डायरेक्टर। अगर ये 3 लोग हैं तो इनके लिए आप अप्रूवल बोर्ड रेजोल्यूशन में भी लोगे, साथ ही साथ में आप यहाँ पे जनरल मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास करोगे। सर जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे? याद रखिएगा प्लीज़, आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। सर आगे हम लोग कहते हैं आप जब भी नोटिस दोगे, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपको एक नोटिस वगैरह तो देना ही पड़ेगा। तो यार नोटिस के अंदर प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि यार
क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस बेसिस पे आप सामने वाले को अपॉइंट कर रहे हो, क्या कंडीशंस है नहीं है, ये दुनिया भर की सारी बातें आनी चाहिए। तो नोटिस में आपको प्रॉपरली आपके मेंबर्स को, अगर आपके शेयर होल्डर्स है तो मेंबर्स को, और साथ ही साथ में आपके बोर्ड को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बंदा कौन है, क्या काम करता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आएगी। सर साथ ही साथ में जो आप मैनेजिंग डायरेक्टर और इन सबको अपॉइंट कर रहे हो तो इसका आपको एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। सर रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट किसके पास फाइल होगा आपका? रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली बात है सर आपके आरओसी के पास फाइल होगा विद इन 60 डेज। कितने दिन में बच्चों? 60 दिन के अंदर अंदर आपकी यहाँ पे फाइलिंग होगी। बच्चों कंफ्यूज मत होना, जब भी हम लोग केएमपी की बात करते हैं तो आपको डीआईआर 12 के अंदर तो फाइल करना ही है, बट इन केस ऑफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, आपको रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज विद आरओसी। और इसका जो फॉर्म है वो कौन सा है हमारा? MR1, ठीक है, MR1 यहाँ पे फॉर्म है, ये आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। सर ये कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है? प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे क्यों नहीं होती है? क्योंकि यार वो तो इन एनी केस गवर्नमेंट का ही पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है सच। और प्राइवेट कंपनी को हम लोगों को बर्डन नहीं करना बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस के लिए, इसलिए हमने प्राइवेट कंपनी को भी बाहर कर दिया। तो अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है या आपकी अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे बाहर कर देंगे, ठीक है, आउट, एक्सक्लूडेड। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये एक्सक्लूडेड वाली जो पॉइंट्स है ना, इनको बहुत अच्छे से याद करना। अगर कोई अच्छा पेपर बना रहा होगा, यानी ऑब्वियसली आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसके अंदर आप मान के चलिए कि 40 मार्क्स का तो आप मान के ही चलिए कि पेपर टफ आता है ना। 60 मार्क्स का आपका एवरेज पेपर होगा जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेंगे। 40 मार्क्स का थोड़ा सा टफ पेपर होता है। हमारा टारगेट जो है वो है कि हम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करें पेपर में और उसमें हम लोग 60 प्लस लेकर आए, तभी हमारा एग्जामिशन का सपना पूरा हो पाएगा। तो भाई लोग ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये 40 मार्क्स के लिए ये एक्सक्लूशन वाले जो पॉइंट्स है ना उनको ज़्यादा इम्फेसाइज करके पढ़ो। तो जब भी आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, पर्सनली भी रिवाइज कर रहे होंगे, तो रिविजन करते करते इन पॉइंट्स को तो ज़्यादा रिपीटेड बेसिस पे ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए सर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरेगुलर अपॉइंटमेंट, अगर कोई बंदा इरेगुलरली गलत तरीके से अपॉइंट हो गया तो सर अगर मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का गलत तरीके से अपॉइंट हो गया था और उसने चेक्स वगैरह पे साइन कर दिए थे, क्या वो चेक्स वैलिड माने जाएंगे या इनवैलिड माने जाएंगे? हम लोग कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आउटसाइडर इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। याद आ रहा है हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर डॉक्ट्रिन पढ़ी थी। डॉक्ट्रिन का नाम था, क्या नाम था यार? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा था कि अगर आपके इंटरनली कोई बंदा अपॉइंट किया गया है तो मानो या ना मानो वी विल डीम कि भैया उसको प्रॉपर तरीके से अपॉइंट किया गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिक्वेंटली अगर हमें पता चलता है कि नहीं यार उसको तो गलत तरीके से अपॉइंट किया गया था या फिर देयर वर सम एरर्स इन हिज अपॉइंटमेंट, तो दैट विल नॉट मेक योर प्रीवियस एक्ट्स इनवैलिड। आपके प्रीवियस एक्ट्स तो आज भी वैलिड ही माने जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर। आगे हम लोग बात करते, आगे ही सेक्शन 196 आपको बताता है कि किन लोगों को आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर नहीं अपॉइंट कर सकते। हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड दीज 3 थिंग्स? हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड? हम किसको अपॉइंट नहीं कर सकते? द पॉइंट इज कि हम किसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो यार हम लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर बिलो द एज ऑफ 21, बिलो द एज ऑफ 21, भाई तुम अभी एकदम तुम्हारे दाढ़ी के बाल पूरे नहीं आए और तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बनने चले हो, नहीं मानेंगे हम सर। बिलो द एज ऑफ 21 नहीं चलेगा। दूसरी बात सर, अबव द एज ऑफ 70, तुम्हारे दाढ़ी के बाल आके ख़त्म हो चुके हैं और तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो, नहीं बनने देंगे सर। अबव द एज ऑफ 70, ऑब्वियसली बात है इसका एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है सर? अगर आपने यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड, या फिर आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया, तो सर यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि यार एक पर्सन है हु इज 72 ईयर ओल्ड, ही वांट्स टू बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हाउ एवर द स्पेशल रेजोल्यूशन
special resolution brought in this respect was not passed in the meeting. What is the other mechanism available with him, या what are the other methods available with him through which he can become a managing director in the company? तो भाई सिंपल है, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और साथ ही साथ में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी ले लो. हाँ, तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी कि यार ये आपके एक्सेप्शन है कि या तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, या तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो, हमें चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ईदर ऑफ द टू कंडीशंस आर एब्सोल्युटली फाइन. साथ ही साथ में हम लोग और क्या कंडीशन बोलते हैं सर, अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर आपकी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि सर अगर आपने कभी भी क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट में डिफ़ॉल्ट वगैरह किया है, और सर लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इफ़ यू हैव बीन कन्विक्टेड, अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया है फॉर एन ऑफेंस और आपको मोर देन 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे पनिश किया गया, ठीक है, तो आपको कन्विक्ट करके 6 महीने से ज़्यादा के लिए जेल वेल में भेज दिया गया, तो भी आपको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता. तो अगर जैसे मान लो कोई भी आपका व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल सुब्रतो रॉय थे, सुब्रतो रॉय आपके सहारा के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, भाई साहब उन्होंने घपला वपला किया था, उनको काफ़ी ज़्यादा जेल में रखा गया था, इनफैक्ट उनकी जेल में डेथ भी हो गई थी. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि भाई आपका जो पर्सन होगा उसको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर ये सब अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आ जाएगी आपकी. आगे हम लोग बढ़ते हैं सर. अच्छा, ये तो सेक्शन था आपका, सेक्शन 196 यहाँ पे आपको बताता है, पर सेक्शन 196 पे आपकी कहानी नहीं ख़त्म होती है, आपकी कहानी इनफैक्ट यहाँ से शुरू होती है. इसके बाद आता है आपका अगला सेक्शन जो कि और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताता है, विच इज़ शेड्यूल 5. तो शेड्यूल 5 के शेड्यूल 5 यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलता है, पार्ट ए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 आपको कुछ कंडीशंस बताता है और पार्ट 2 आपको कुछ और कंडीशंस बताता है. सर पार्ट 1 आपको क्या कंडीशंस बताता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे पार्ट 1 कहता है कि जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर आपका होल टाइम डायरेक्टर है, ये आपका क्या होना चाहिए सर, ये आपका रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. क्या होना चाहिए सर? रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. सर दूसरी कंडीशन जो ऊपर वाली हमने पढ़ी थी 21 टू 70 साल का होना चाहिए. अच्छा याद रखना 21 कंप्लीटेड होना चाहिए, है ना, अबव द एज ऑफ 21 एंड बिलो द एज ऑफ 70 है, ठीक है. सर आपको कॉफ़ी पोसा के अंदर कन्विक्ट नहीं किया होना चाहिए. कॉफ़ी पोसा क्या होता है? कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग्स एक्ट, ठीक है ना, स्मगलिंग्स एक्टिविटीज़ एक्ट. तो कॉफ़ी पोसा कहते हैं इसको, कंजर्वेशन है, कॉन्वर्जेशन नहीं है, conservation of foreign exchange and preservation of smuggling activities. तो इसके अंदर आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, नॉट कन्विक्टेड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए. आगे हम लोग कहते हैं सर शुड नॉट बी सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन should not be sentenced for a period of 6 months, for more than period of 6 months, or for fine exceeding 1000 rupees.
सर अगर आप इनमें से किसी भी रूल को वॉयलेट कर रहे हो, अगर आप इनमें से किसी में भी अगेंस्ट में जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? ऐसे सिचुएशन में याद रखना, पहले तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, वो सब तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे बच्चों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो यार एयर इंडिया ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो एक फॉरेनर को अपॉइंट करके रखा था मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे। सर मैनेजिंग डायरेक्टर क्योंकि फॉरेनर थे, ही वॉज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, तो एयर इंडिया को क्या करना पड़ता, अप्रूवल लेना पड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा याद रखना, अप्रूवल अगर आपने एक बार ले लिया है, इफ़ वंस यू हैव टेकन द अप्रूवल, तो री अपॉइंटमेंट के लिए आपको सब्सिक्वेंटली अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नो अप्रूवल फॉर री अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। कोई री अपॉइंटमेंट के लिए आपको अप्रूवल वगैरह यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रहेगा अपन को, ठीक है। अच्छा और भी कुछ कंडीशन आती है, ये जब आप एप्लीकेशन लगा रहे होंगे तो 90 डेज़ के अंदर अंदर लगाना, 90 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन आपकी लग जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और साथ ही साथ में इसका डिक्लेरेशन आपको न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। सर न्यूज़पेपर कौन सा, अभी तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, वर्नाकुलर एंड इंग्लिश, ठीक है। बच्चों बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपको लीडिंग क्वेश्चंस ही आएंगे। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आपको केस स्टडी में कहीं ना कहीं इसके बारे में हिंट दी जाएगी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, नहीं पूछना चाह रहे हैं। तो यार कंफ्यूज मत हो जाना, पर ये पॉइंटर्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना। जितना ज़्यादा पॉइंटर्स याद रखोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी जाएगा ये सब याद करने में। एक बार बता दो क्या इतना अपन को समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई असमंजस, कोई भी तरीके का दिक्कत हो तो बताओ यार। जल्दी से बता दो चैट में, यहाँ तक साथ में हो। और जो ऑनलाइन वाले हैं जो कल को सब्सिक्वेंटली यूट्यूब वगैरह पे पढ़ेंगे, यार वो भी बता दो समझ में आ रहा है, चीज़ें ठीक है। अगेन यार थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, पार्ट बी इन कंपनीज एक्ट इज़ एब्सोल्युटली ड्राई, कुछ उसमें हेल्प कर नहीं सकता मैं, क्योंकि पूरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट ही है यार, सिर्फ प्रोसीजर बात करता ही है। बोरिंग होने के कारण से भी थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को ये चैप्टर, बाकी अगर आप देखोगे तो आसान ही है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट की, तो यार अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो टेन्योर याद रख लेना, आपको वही बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग वगैरह करना है, ये सब याद रख लेना है ना। ये कंडीशंस याद रख लेना कि हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड आपका मैनेजर। तो 21 साल से 70 साल होना चाहिए, पर आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, इसका एक्सेप्शन है अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है या फिर आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो हम नहीं मानेंगे, अगर आपकी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी आपको नहीं बनाएंगे, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है क्रेडिटर्स को पेमेंट वगैरह करने में तो भी हम आपको नहीं बनाएंगे, और अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो 6 महीने से ज़्यादा आपको पनिश कर दिया गया है जिसके लिए, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे अब नहीं बना सकते, क्योंकि यू आर नॉट फिट टू बिकम और लीड अ कंपनी, ये बात हम लोग यहाँ पे कहते हैं। बाकी आता है आपकी शेड्यूल नंबर 5 के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट। शेड्यूल नंबर 5 का पार्ट ए आपको बताता है रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, 21 साल से 70 साल वाली कंडीशन होनी चाहिए। सर कॉफ़ी पोसा के अंदर यू शुड नॉट बी कन्विक्टेड, और आपको किसी और तरीके का कन्विक्शन नहीं मिला होना चाहिए जिसके अंदर फ़ाइन जो है वो 1000 से ज़्यादा हो, और फ़ाइन 1000 से ज़्यादा हो, या फिर पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा हो, ठीक है। याद रखना हम लोगों को ये मैटर नहीं करता कि आपने ऑफेंस कौन सा किया है, हमें ये मैटर करता है कि आपको पनिशमेंट कितनी मिली है, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट इज़ इन रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट, ये बात ध्यान रखना चलेगा। सर आगे हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। अगेन वही वाली बात है जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि सर सबसे पहले आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेना। बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास कर रहे होंगे तो ध्यान रखना कि जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का रिकमेंडेड पर्सन हो तो अच्छी बात है। अगर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने किसी पर्सन को रिकमेंड किया है, या फिर आप किसी और थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हो, तो क्यों लेके आ रहे हो इसका आपको एक प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ेगा। यू विल हैव टू इन्फॉर्म कि ये बंदा क्यों आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद आप जनरल मीटिंग में भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में ध्यान रखिएगा कि यार प्रॉपर तरीके से सारी बातें कवर होनी चाहिए और मेंबर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पेमेंट दैट विल बी मेड टू दिस पर्सन, क्या कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। सर इसके बाद आप जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप कब जाते हो, जब आप एमडी, मैनेजर या फिर आपके होल टाइम डायरेक्टर अगेंस्ट पार्ट 1 शेड्यूल 5 पार्ट 1 के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो, शेड्यूल 5 पार्ट 1 के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। और सर ये सब करने के बाद याद रखना कि आपको ये आरओसी के पास भी फाइल करना है। आरओसी के पास कौन से फॉर्म फाइल करोगे बच्चों, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, MR1 आपको फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन में सर, 60 दिन के अंदर आप ये फाइल करोगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमें कितने दिन में जाना है अप्रूवल लेने के लिए, 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, 90 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। सर अगर आपको ये डेज याद नहीं हो रहे ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा एफर्ट मत लेना, या सॉरी एफर्ट तो लेना ही है, बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि यार याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा। ट्राई करना कि आप याद कर सको, 1-2 बार 5 बार अगर रिवाइज करोगे ना तो मेरे ख्याल से तो याद हो जाना चाहिए, इतना दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह 30, 60, 90 डेज़ का ही बात है। आरओसी के पास जितनी बार भी आप जाओगे आप मैक्सिमम टाइम मानोगे कि आप 60 डेज़ के अंदर जाओगे। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है वो 60 डेज़ का ही टाइम दिया गया है, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सर आरओसी के पास हम लोग सिर्फ MR1 फाइल करके आएंगे या कुछ और भी फाइल करेंगे? सर आप MGT14 भी फाइल करेंगे क्योंकि आप अभी रेजोल्यूशन लेके आए हैं। साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल फाइल करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करेंगे, सर टर्म्स एंड कंडीशन की कॉपी फाइल करेंगे, ठीक है सर। सर अगर आपने लेंडर्स का कोई अप्रूवल लेके रखा है तो लेंडर्स का अप्रूवल लेके आएंगे। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि सर आपका नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने अगर किसी बंदे को रिकमेंड किया है तो उस रिकमेंडेशन को भी लेके आ जाओगे। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। बहुत ही बढ़िया सर। सर अच्छा अगला टॉपिक आता है ऐसा इजी सा लप्पू चप्पू सा। सर आपके इसका पावर्स क्या होते हैं? ये जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या ड्यूटीज़ फंक्शंस या पावर्स करता है? बहुत ही आई थिंक सो सिंपल है कि सर सबसे पहली बात तो आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर होल टाइम डायरेक्टर है वो टॉप ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। इधर हेडिंग डाल देता हूँ। ये जो फंक्शंस पावर्स है ना, ये भाई याद करने मत बैठ जाना, ये तो तुम बत्ती बना के भी पेल सकते हो, ठीक है, यानी बत्ती बना के भी लिख के आ सकते हो। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल गेसिंग करना, हर चीज़ याद करने बैठोगे तो भाई याद नहीं होने वाली चीज़ है, फिर तो बैंड बज जाएगी। तो फंक्शंस, रोल, ड्यूटीज़ क्या होंगे सर, खुद सोच के बताओ। सर सबसे पहली बात तो हमारा जो ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सर टॉप ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करेगा। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात हम लोग कहते हैं सर यहाँ पे आपका कॉम्पनसेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाएगा ये। सर जो भी आपके हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होती है वो करेगा। सर आगे जो पॉलिसीज़ बोर्ड ने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करेगा। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं सर आपके यहाँ पे जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एम्प्लॉयज़ को बताएगा। ठीक है सर,
ये सारी बातें। और सर रिव्यू करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्या फंक्शन चल रहा है, कंपनी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें वो रिव्यू करेगा। ये सारी बातें आपकी आएगी। सर रिलेशनशिप बैलेंस करके चलेगा वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, रिलेशनशिप बैलेंस, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएगा। यानी आप कोई भी 5 पॉइंट याद कर लोगे तो बहुत है। कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है सर। अगला आता है हमारे पास CFO और CEO। सर CFO एंड CEO तो काफ़ी इजी पॉइंट्स ही हैं। मैं हर चीज़ को इजी बोल दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चे कल को मेरे को गालियाँ देंगे कि सर आपके लिए आसान होगा, वेरी गुड, कीप इट अप सर, हमारे लिए कठिन है ना, हमारे पर्सपेक्टिव से सोचो। नहीं है भाई, नहीं है। पर पता है इट्स ऑल्सो गेम ऑफ मेंटालिटी। अगर आप मेंटालिटी थोड़ा सा ऐसा रखते हो ना कि आसान है आसान है आसान है, तो आई थिंक सो थोड़ा सा आसान एक्चुअली हो जाता है। हाउ डू यू ट्रेन योर ब्रेन इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते सर। CEO एंड CFO, क्या लगता है सर CEO एंड CFO क्या करता होगा। आई थिंक सो ये तो अपन को पता ही है। CFO जो होता है आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पूरा संभालता है, जबकि आपका जो CEO होता है वो आपके एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट को संभालता है। भाई पॉलिसी बनाना एक चीज़ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल्सो अबाउट द एग्जीक्यूशन। भाई आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे नहीं करोगे, ये सारी बातें भी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। कंपनी बतेरों पॉलिसीज़ बना दे, उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा, क्या सेंस रह जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सर CFO क्या लगता है क्या काम करता होगा। CFO सर आपके सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है पूरा का पूरा कंपनी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगा कंपनी का। सर आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, साथ में हम लोग कहते हैं सर इंश्योर करेगा कि आपका कैश फ्लो मॉनिटर करेगा। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर कि आपका CFO जो होता है वो फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी मेंटेन करता है। फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी मेंटेन करेगा, स्ट्रैटेजी वगैरह बनाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो होगी कंपनी की वो बनाएगा। है ना, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाएगा, ये सारे आपके काम करेगा। और जो भी बाकी इसको फंक्शंस दिए जाएंगे वो ये करेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो भी फंक्शंस होंगे वो ये यहाँ पे परफॉर्म करेगा। आगे आता है सर हमारा सबसे प्यारा राज दुलारा मम्मी को प्यारा CS। क्या लगता है CS क्या करता होगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो CS सर प्राइमरीली आपके 4 तरीके के काम करता है। पहली बात तो कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विसेज, कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विसेज को देखता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं कि भाई अलग अलग लॉज को वो मेंटेन करके चलता है, अलग अलग लॉज के एप्लीकेशन को देख के चलता है। ये इंश्योर करता है कि यार प्रॉपर तरीके से लॉ अच्छी तरीके से काम करे, कोई भी तरीके का गलत काम ना हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है। उसके बाद सर कॉरपोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, सेक्रेटेरियल सर्विसेज सर सेक्रेटेरियल ऑडिटर होता है आपका CS, आपको ये बात पता ही होगा, कंपनी लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सर सर्टिफिकेशन सर्विसेज, आपका जो बहुत सारे दुनिया भर के ऑथेंटिकेशन के काम होते हैं, ये सारा काम आपका CS करता है। तो सर्टिफिकेशन सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करेगा। और सर लास्ट हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एज वेल, कॉरपोरेट एडवाइजरी, आपके जो भी एडवाइजरी का वर्क होता है वो सारा CS ही देखता है। जो भी इनको एडवाइस करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब देखेगा। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर क्या यहीं तक रुकता है क्या, नहीं सर, रिप्रेजेंटेशन करने का भी काम करता है। NCLT NCLAT इनके सामने रिप्रेजेंटेशन करना है, टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अकाउंटिंग और टैक्सेशन तो इतना नहीं होता,
पर हाँ नॉलेज तो हमें होती है सर। आर्बिट्रेशन वगैरह करना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन सर्विसेज ये सब करना है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। आपका मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई तो मैनेजमेंट सर्विसेज आ जाएगा। ये सारा काम आपका कौन करता है बच्चों? सीएस करता है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपका सीएस का मेन काम होता है जो वो इसको देख के करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें सर सीएस अपॉइंट कैसे होगा, अच्छा याद रखना सीएस और आपका सीईओ सीएफओ इन सबको अपॉइंट करने के लिए आपको जनरल मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरल मीटिंग वगैरह में बस आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बाकी आपको एज सच कुछ अप्रूवल वगैरह नहीं लेना पड़ता। अप्रूवल आपको किस में लेना पड़ेगा बच्चों? मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर आपका मैनेजर या फिर आपका होल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्टर पोजीशन पे, इसलिए वहाँ पे आपको डायरेक्टर्स का भी अप्रूवल लेकर आना, सॉरी आपको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेकर आना पड़ता है। अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीईओ सीएफओ एंड सीएस के लेवल पे आप सिर्फ अपना नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी जो है वो आपका यहाँ पे नोटिस निकालेगी, पब्लिक को इन्फॉर्म करेगी, जो भी उनके पास एडवर्टीजमेंट के बाद यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, प्रोस्पेक्ट्स को वो गो थ्रू करेंगे और फिर सब्सिक्वेंटली बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भाई साहब यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। सर DIR 12 के अंदर आपको ROC को ज़रूर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया हमने इस बंदे को CS CFO या CEO की तरह अपॉइंट किया हुआ है, तो DIR 12 के अंदर ही आपका जाएगा, ठीक है। DIR 12 ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमारे पास किताब में और क्या चीज़ें आती हैं, किताब में क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है सर, CS को रिमूव कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन वी रिमूव CS इन अ कंपनी? अगर हमारा CS यहाँ पे अपॉइंटेड था तो हम CS को यहाँ पे रिमूव कैसे कर सकते हैं? आई थिंक सो अगेन आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रखी हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आप रिमूव कर सकते हो। या फिर सर अगर मान लीजिए CS खुद ही रिज़ाइन कर देता है तो रिज़ाइन के केस में भी हो जाएगा। सर आप कौन सा फॉर्म भरोगे? DIR 12 अगेन फाइल करके आप बताओगे कि यार ये बंदा हमारा छोड़ के जा चुका है या फिर जा रहा है या वॉट एवर द सीन में भी। सर अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो वैकेंसी कितने समय में भर जानी चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर। और आप एक जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन भी दे देना ताकि भाई कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले ये समझ के कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, पब्लिक इन्फो ऑल्सो रिक्वायर्ड। सर जो आपका रेजिग्नेशन वगैरह होगा उसको कंसिडर किया जाएगा इन बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है ना, बोर्ड की मीटिंग में, सॉरी। ऐसा नहीं है कि आपने मज़े मज़े में रेजिग्नेशन दे दिया और ऐसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा भाई, आपका बोर्ड के सामने कंसिडर इसको किया जाएगा, ये बात हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या भाई लोग, ओ मेरे क्यूटी पाइज साथ में हो या नहीं हो बता तो दो। ओ मेरे जाने मन जाने जिगर, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, ओ भाई साथ में हो या नहीं हो? सार्थक का आया है सर जिंदा है बस। वो एक गाना भी है ना, आई थिंक सो ऋतिक रोशन का, मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी अभी। तो मेरे को ऐसा लगा तुम लोगों का वो हाल हो गया है, हो गया क्या वो हाल? जल्दी से बताओ, बता दो यार। अब तो हम इस चैप्टर के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे थे। अभी तक तो ये आसान था, कठिनाई तो अब शुरू होगी भाई साहब। असली कहानी असली गेम तो अब शुरू होगा। जल्दी से बताओ, क्या गेम खेलने के लिए तुम लोग तैयार भी हो या नहीं हो? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम लोग तैयार नहीं हो गेम खेलने के लिए। बता दो यार एक बार, तैयार हो या नहीं हो?
भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। यार तुम्हारे तो ज़िंदगी में मज़े हैं, तुम लोग तो घर पे बैठ के खाना वाना भी खा रहे होंगे। मेरे सामने तो खाना रखा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ कि यार क्या ही हो जाएगा। चलो जल्दी 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 से बता दो यार, क्या तुम लोग मेरे साथ में हो? जल्दी से। जी ने मेरा दिल लुटिया, जल्दी आगे बोलो। जी ने मैनू मार सुटिया। गुड। जी ने मेरा दिल लुटिया ओहो, जी ने मैनू मार सुटिया ओहो, तक तकड़ा पढ़ांदी ओदे नैन 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 नैन, जो भी आ गया था। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, कंपनी लो कितना तड़पावे। तेरी याद बड़ी तड़पाती है, मैंने रात ना सोने जाती है। चलो 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 चलो। भाई कहाँ चले गए हमारे सारे क्यूटी पाइस? हिमांशी कहाँ है तू? हिमांशी, वैष्णवी, सृष्टि, सार्थक, सारिका, सक्षम, रघुवंशी, पायल, हशमित, हरिंद्र, आन्या, अलीना, कहाँ हो कहाँ, कहाँ हो कहाँ, कहाँ हो? मैं यहाँ, तू कहाँ है? अलाई। मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोगों का वो, अभी किसका वो सीरीज आया था ना, क्या नाम है यार उसका? समय रैना। समय रैना की सीरीज आई थी ना, स्टिल अलाइव। तुम्हारा भी स्टिल अलाइव चल रहा है ना? बस 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 यार बस। रोना नहीं है जीवन में, रोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आ जाओ भाई, आराम से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन एकदम फाड़ के रख देंगे भाई। आईसीएसआई को भी पता चलना चाहिए कि बच्चे हमारे सिर्फ पढ़ के नहीं आए, एक्सपर्ट बन के आ गए। चलो जी, आ जाओ। सर आई होप यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ में होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, उससे पहले एक छोटा सा यानी एकदम छोटू सा टॉपिक देख लेते हैं कि सर हु कैन बी कॉल्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। हु कैन बी कॉल्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट? अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग ये नोट्स वोट्स लिख रहे हो, हाँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही लिखते चल रहा हूँ और तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर लिख तो रहे हैं यार, अपन को क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मेक श्योर कि तुम लोग भी लिखते हुए चलो। बाकी प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, आपको मज़े आ रहे हैं, तो यार हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब कर देना। आज ही करना, अब भी जाके जस्ट करना। तुम सभी लोग आई एम प्रिटी श्योर किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट होंगे ही होंगे, किसी ना किसी ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं उनके पार्ट होंगे ही होंगे। इसको क्या हो गया भाई? हाँ, उनके पार्ट होंगे ही होंगे। तो यार हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उधर पे शेयर ज़रूर कर देना। मेरे को तुमसे उम्मीद है ना? उम्मीद पे खड़े उतरना। अलीना शेयर करेगी ना बच्ची तू? अलीना, पायल, वैष्णवी, आन्या, सार्थक, हिमांशी। चलो चलिए सर, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सर हम लोग पढ़ रहे थे हु कैन बी कॉल्ड पर्सन इन डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है कंपनी के अंदर तो हम लोग गला किसका पकड़ेंगे, ये सबसे पहले हम लोग पूछते हैं, ये सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग कहते हैं आपका सबसे पहला जो गला पकड़ा जाएगा वो पकड़ा जाएगा होल टाइम डायरेक्टर का, उसके बाद की मैनेजेरियल पर्सनल का, उसके बाद सर एनी पर्सन immediately below the KMP, immediately below the board other than KMP, उसके अलावा हम लोग कहते हैं अगर आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व है,
तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के केस में भाई साहब आपका कौन आ जाएगा यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार, आपका ट्रांसफ़र एजेंट, आपका मर्चेंट बैंकर। और साथ ही साथ में अगर आपका कोई भी डायरेक्टर था हु वॉज अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, तो सर इनको हम लोग क्या मान लेंगे, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। चलिए सर आगे हम लोग बढ़ते मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन पे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे चैप्टर में अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ये सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। सर मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, पर इसके अंदर आपको यार परसेंटेज वगैरह याद रखनी पड़ती है, बस उतना ही डिफ़िकल्ट पार्ट है, बाकी तो आई थिंक सो इट्स अ ईजी एस्पेक्ट। सर हम लोग कहते हैं कि आप कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो अगर कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आप कितना दे सकते हो। पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं कंबाइंड बेसिस पे, कंबाइंड आपके जितने भी डायरेक्टर है, आपके KMPs हैं, सॉरी डायरेक्टर है, आपके होल टाइम डायरेक्टर है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनको हम मैक्स टोटल कंबाइंड कितना दे सकते हैं, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया जा सकता है। अच्छा याद रखना ये जो रेम्यूनरेशन वाली केस है दिस इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। दूसरा हम लोग कहते हैं सर अगर सिंगल होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर आप मैनेजर को दे रहे हो तो कितना दे सकते हो, 5% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। ठीक है सर। सर तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं अगर मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है तो आप कितना दे सकते हो, तब आप देख सकते हो सर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर अगर आपका मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर है, एनी डायरेक्टर अदर देन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप कितना दोगे, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर इफ कंपनी हैज़ होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर आप दोगे 3% ऑफ नेट प्रॉफिट 3% ऑफ नेट प्रॉफिट if company don't have होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर। सर क्या मैं इस परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता हूँ, बिल्कुल करो सर। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या इतना अपन को ध्यान रहेगा सर, बस ये प्लीज़ लिमिट्स याद कर लेना, 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, 11%, 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, 11%, 12%, 10%, 1%, 3%, 11%, 5%, 10%, 1%, 3%। याद रहेगा, जल्दी से ये परसेंटेजेस लिखो, 11%, 5%, 3%, 1%, 10%, 11%, 5%, 10%, 1%, 3%। बहुत ही बढ़िया सर, एकदम ये तो रैप सा साउंड कर रहा है। और अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। ये किस केस में लगेगा, अगर आपकी कंपनी इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। क्या है सर, आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जल्दी जल्दी से परसेंटेज लिख दो यार चैट बॉक्स में, सभी लोग आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। सर 1% डायरेक्टर को देंगे और 3% अगर एमडी और नहीं है तो। करेक्ट, यानी जैसे अगर मान ले अगर आपकी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और आपके कंपनी के अंदर कोई भी प्रकार का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो फिर उसको 3% आपका नेट प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो सर एक क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। सर एक कंपनी है, कंपनी का नाम रख लेते हैं अपन टेप लिमिटेड। सर टेप लिमिटेड क्या करती है? टेप लिमिटेड सर टेप वगैरह बनाती है आपके, और इनका ना नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, नेट प्रॉफिट था 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपीज़ इनका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं। पहला नाम रख लेते हैं मिस्टर राजू, मिस्टर डोरेमोन, मिस्टर शिंचैन, मिस शिजुका। ठीक है, ये आपके 4 डायरेक्टर्स हैं। मिस्टर राजू जो है आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको सर पेमेंट मिली है, आपकी सैलरी मिली है 1.5 CR। मिस्टर डोरेमोन को सैलरी मिली है 50 लाख रुपीज़। सर मिस्टर डोरेमोन क्या है हमारे? मिस्टर डोरेमोन जो है हमारे डायरेक्टर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर शिंचैन, इनको सैलरी मिली है 40 लाख रुपए। और मिस शिजुका जो है हमारी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको सैलरी मिली है 30 लाख रुपए। अभी आपको मुझे बताना है कि क्या यहाँ पे कोई वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मैं भी साथ में यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, आप मेरे को बताना। बताइए सर, कोई वॉयलेशन हुआ है क्या? सर सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे? कौन सी लिमिट चेक करेंगे? सर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, हाँ पहले ही बता रहा हूँ। तो ऐसे सरप्राइज मत हो जाना कि ओ मोरी मैया ए कहाँ से आ गया। बताओ भाई, वॉयलेशन है या नहीं है? सर हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट का आपका यहाँ पे क्या कहते हैं कि 11% निकालेंगे। तो सर नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 15 करोड़ है। 15 करोड़ का 11% रफली अराउंड आता है आपका 1.65 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 1.65 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट, ये 11% आता है। सर अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो यही ऐड करने के बाद आराम से 270 जा रहा है, 2.70 CR जा रहा है। क्या मैंने यहाँ पे 11% का वॉल्यूशन कर दिया है? द आंसर इज़ येस। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेम्यूनरेशन रिड्यूस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, अगला पॉइंट क्या आता था सर? सिंगल MD मैनेजिंग या डायरेक्टर अगर है तो उसको 5% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। सर 15 का 5% कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। 15 का 5% कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेटर ले लो, क्या दिक्कत है? बेटा वैष्णवी तू 1 0 कम कर रही है। 5% 82,000 कैसे हो सकता है? 75 लैक्स आ रहा है आई थिंक सो। सर 5% आपका 75 लैक्स होता है।
सर क्या यहाँ पे 75 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है? द आंसर इज़ यस। तो क्या इसका भी वॉयलेशन है? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली यस। क्यों नहीं है बच्चे वॉयलेशन? वॉयलेशन है ना। आप 5% से ज़्यादा नहीं पे कर सकते, 5% से ज़्यादा नहीं पे कर सकते। अब यहाँ पे आपको कायदे से मैक्सिमम जो आप पे कर सकते थे दैट वाज 75 लाख रुपीज़। यहाँ पे आपने पे कर दिया 1.5 करोड़ रुपीज़। चलेगा ही नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। समझ में आया? सर आगे हम लोग कहते हैं एनी डायरेक्टर हु इज़ नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट होल टाइम डायरेक्टर। सर क्या हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर होता है? यस बिल्कुल होता है, और ये भी हमारा डायरेक्टर है। यानी हम इन दोनों का नहीं, इसका देखेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का देखेंगे। तो सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम कितना दे सकते हैं? 1% दे सकते हैं। 1% अगर आपके कंपनी में ऑलरेडी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह अपॉइंटेड है। क्या इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड है क्या? हाँ सर मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, अपॉइंटेड है। तो हम वो 3% वाली देखेंगे या 1% वाली कंडीशन देखेंगे? 1% वाली कंडीशन देखेंगे। तो सर 15 करोड़ का अगर 1% में करूँ तो कितना आएगा? जल्दी से बता दो यार। 15 करोड़ का अगर मैं 1% करता हूँ तो कितना आएगा? वेरी गुड सर, 15 लाख रुपए आएगा। 15 लाख रुपए आएगा। क्या मैंने यहाँ पे इसका वॉयलेशन कर दिया क्या? सर क्लियर क्लियर दिख रहा है कि मैंने वॉयलेशन किया है। इस तरीके से बच्चों कैलकुलेशन होता है। क्या आपको समझ में आया? एक बार बता दो। चलिए गुड। सर ये हमने एक क्वेश्चन देखा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर ये तो केस था अगर हमारी कंपनी ना सर प्रॉफिट कमा रही थी, तो प्रॉफिट में हम इतना पेमेंट कर सकते हैं। अगर सर हमारी कंपनी लॉस कर रही होती तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? नहीं बच्चे, 11% का परसेंट नहीं निकालेंगे, 15 करोड़ का ही परसेंट निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। जो भी आपका 11%, 10%, 1%, 3%, 5% इज ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है। आपको वो कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे करने को, वो आपको डायरेक्टली फिगर दे देंगे और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि चलो अब आप बताओ, है ना। तो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन का एक तरीका होता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रेम्यूनरेशन। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको पूछेंगे नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है फॉर कैलकुलेटिंग रेम्यूनरेशन, ठीक है सर। आगे हम लोग बात करते हैं सर, अगला हमारे पास टॉपिक आता है अगर हमारी कंपनी लॉस मेकिंग है या एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है। लॉस मेकिंग है या फिर नो एडिक्वेट प्रॉफिट्स, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अगर सर आपके कंपनी का कैपिटल जो है, एक जगह हम लोग रखेंगे कैपिटल आपका, एक जगह आ जाएगा मैनेजेरियल पर्सनल और दूसरी जगह आ जाएगा आपके अदर डायरेक्टर्स का केस। मैनेजेरियल पर्सनल्स में कौन आएगा सर? आपके यही एमडी वर्क, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये लोग आ जाएंगे। और अच्छा याद रखना, ये जो रेम्यूनरेशन की रिक्वायरमेंट्स है ना, ये सीईओ, सीएफओ और सीएस पे नहीं लगती है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। ये आपका एप्लीकेबल है ओनली ऑन द होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आपका मैनेजर। प्लीज़ ये बात ध्यान रखना। हाँ, अदर डायरेक्टर्स का केस, अगर आपका कैपिटल नेगेटिव टू 5 करोड़ से, तो आपके ऊपर आप कितना दे सकते हो सर? यहाँ पे इनको 60 लाख रुपए दे सकते हो कंबाइंड बेसिस पे, और बाकियों का 12, नहीं सॉरी, इंडिविजुअल बेसिस पे, और बाकियों को 12 लाख रुपए दे सकते हो। अगर आपका जो ये है वो 5 करोड़ से 5 CR टू 100 CR है, तो यहाँ पे आप कितना दे सकते हो सर? कहाँ गया पेन? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर 84 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 17 लाख रुपए। सर अगर आपका जो यहाँ पे लिमिट है वो 100 करोड़ से ऊपर अप टू 250 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे आप दे सकते हो 120 लाख, यानी कि 1.20 करोड़। और दूसरा आता है सर हमारा यहाँ पे, हाँ हाँ, -2 5 करोड़ से बच्चे फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे आएगा हमारा 24 लाख रुपए।
ये याद रखना है, इंडिविजुअल लिमिट्स है। हाँ, एक पर्सन को आप इतना पैसा दे सकते हो, कंबाइंड लिमिट नहीं है। जब हम प्रॉफिट वाला केस पढ़ते हैं 11% वाला केस, तो वो 11% स्पेसिफिकली ओनली 11% आपका कंबाइंड है, ठीक है ना, वहाँ पे कंबाइंड बेसिस पे चल रहा है। और सर अगर आप मोर देन 200 करोड़ पे चले गए हो तो, सॉरी मोर देन 250 CR पे चले गए हो तो ऐसे सिचुएशन में 120 lakhs प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सिमिलरली यहाँ पे आएगा आपका 24 lakhs प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। तो यार यहाँ पे अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि आपका इफेक्टिव कैपिटल जितना है उसके बेसिस पे आपका लॉस वगैरह के केस में डिटरमाइन हो जाएगा आपका सैलरी वगैरह, ठीक है। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह की बात करते हो तो उनको मिलेगा 60 लाख, 84 लाख, 120 प्लस 0.01%। और अगर आपके बाकी डायरेक्टर्स वगैरह की बात करें तो उनको मिलेगा 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख एंड 24 लाख प्लस 0.01%। सर क्या हमें लिमिट्स याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसको ना याद करने का, ठीक है। सर इस पे भी क्वेश्चन बनता है क्या? इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनता भी है तो आपको लिमिट बस याद रखनी है कि यार हमें 60 लाख से ऊपर नहीं देना है, या फिर 84 लाख से ऊपर नहीं देना है, या फिर 120 लाख से ऊपर नहीं देना है। वॉट आई वुड रिकमेंड यू इज़ कि भाई जहाँ पे भी आप पढ़ते हो अपने घर में, ये दोनों टेबल्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ये टेबल्स एग्जैक्टली बना के दिए हुए हैं नोट्स में, तो आप ये टेबल्स जो हैं, कहाँ गया भाई वो टेबल, हाँ, ये जो दोनों टेबल्स हैं इनको आप प्रॉपरली बना के एक जगह अपने घर पे दीवार पे चिपका दीजिएगा, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे से बन सकता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बना तो आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, बहुत ईजी कैलकुलेशंस है। बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कैलकुलेशन में घपलेबाजी मत कर देना, कैलकुलेशन उल्टे सीधे मत कर देना। पता चला तुम कैलकुलेशन अगर आड़े टेढ़े कर दिए तो सबसे पहले मैं ही मारने आऊँगा, ठीक है। चलिए सर, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार बता दो इसका, सर क्वेश्चन बता दो, इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है। अगर इफेक्टिव कैपिटल मान लीजिए 150 CR है, तो 150 CR कौन से लेवल पे फॉल कर रहा है? 100 to 250। 100 to 250 हमें पता है सर क्या बोलता है, 100 to 250 बोलता है सर कि अगर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है तो उनको आप पे कर सकते हो 120 लाख रुपीज़, और बाकी डायरेक्टर्स को आप पे कर सकते हो 24 लाख रुपए। तो बस इतना लिख देना, बस ख़त्म कहानी, कोई इसमें और है ही नहीं बात। बता दो यार, ये समझ में आ गया क्या? ये आपका दी मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट था इस पूरे चैप्टर के लिए। थोड़े से कुछ पॉइंट्स और आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, पर ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रखता है, और अगर आता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, एक बार बता दो यार, आगे बढ़ सकते हैं, बता दो जी। बहुत ही बढ़िया सर। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जब भी आप यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो, पेमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हो, तो कुछ आपको पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी डायरेक्टर है तो उसके रेम्यूनरेशन में सिटिंग फीस हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? डायरेक्टर के इसमें एक सेकेंड, हाँ सर मैं क्या बोल रहा था कि रेम्यूनरेशन में आपका क्या नहीं आएगा, रेम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड योर रेम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड योर सिटिंग फीस, है ना। जो भी आपको मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए फ़ीस मिलेगी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो किसी डायरेक्टर को प्रोफेशनल फ़ीस भी दे सकते हो अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो, है ना। डायरेक्टर इफ़ वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो उसको आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, यहाँ पे आप उसको एक तरीके का एक्स्ट्रा फीस भी दे सकते हो, इवन व्हेन आपका जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, इवन इफ कंपनी इज़ लॉस मेकिंग, इवन इफ कंपनी इज़ लॉस मेकिंग। सर ये, बट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है पॉइंट का
कि यार ये जो आपका डायरेक्टर है इसका कोई भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ में सर कोई भी तरीके का प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर से बंदा आपका रिलेटेड नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर। और अगला पॉइंट हम लोग कहते हैं कि यार इसको एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है सर, इसके अलावा भी आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। हम लोग कहते हैं सर कंडीशंस क्या सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जब भी आप पेमेंट वगैरह कर रहे होंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यार सबसे पहली बात तो आती है कि रेम्यूनरेशन शुड बी अप्रूव बाय बोर्ड, रेम्यूनरेशन शुड बी अप्रूव बाय बोर्ड, कि भाई बोर्ड को अप्रूव करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, पैसा कितना देना है ये तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा ना। सर आपको ये भी इंश्योर करना है कि डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट नहीं होना चाहिए, नो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। सर आप जो ये है प्रोफेशनल डायरेक्टर को अगर आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो तो यार प्रोफेशनल डायरेक्टर के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और बाकी जनरल केसेस में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग कहते हैं सर आप जब भी मीटिंग बुला रहे होंगे जिसके अंदर ये सब कंसिडर किया जा रहा होगा, तो मीटिंग में प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए, और नोटिस में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन शुड ऑल्सो भी देयर कि आप क्यों इतना एक्स्ट्रा पेमेंट इनको कर रहे हो, ये सब आना चाहिए। ठीक है सर, ये आई थिंक सो आपको याद रह जाएगा। ठीक है सर। बाकी हम लोग कहते हैं कि कुछ केसेस में आप एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर सकते हो इवन इफ़ आपकी जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है। तो जो हमने ऊपर लिमिट पड़ी थी ना आपकी 60 लैक्स, 12 लैक्स, 84 लैक्स और 17 लैक्स, 120 लैक्स एंड 20 लैक्स, 24 लैक्स सॉरी। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि 120 लैक्स प्लस 0.01% ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड 24 लैक्स प्लस 0.01% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये जो हमने कंडीशन पड़ी थी इसके बियॉन्ड भी आप पैसा दे सकते हो, बियॉन्ड दिस कैन ऑल्सो बी गिवन। किन केसेस में, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट केस बनेगा और अच्छा खासा बनेगा भाई साहब मेरे हिसाब से। तो वेरी गुड क्वेश्चन कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सर इसके बियॉन्ड भी आपका चल सकता है। किन किन केसेस में सर, पहला आता है सर आपका अगर फॉरेन कंपनी है तो, अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उनको ज़्यादा पैसा दो, फिरंगियों के सामने तो हम वैसे ही फैल जाते हैं है करके, तो बस ज़्यादा पैसा दे दो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि यार अगर आपने जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लिया है, भाई कंपनी तुम्हारी, मैनेजर्स तुम्हारे, पैसा तुम्हारा, तुम लुटाओ, पैसे को आग लगाओ, हमें क्या जा रहा है। तो जनरल मीटिंग में अगर तुमने अप्रूवल ले लिया है कि हम ज़्यादा पैसा देंगे तो बिल्कुल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर नई नवेली कंपनी है, जैसे आपकी नई नई शादी हुई है तो उस पर आप ज़्यादा पैसा लुटाते हो ना, गिफ्ट लेके आओगे है ना, मंथ मंथ, जैसे जो नए नए न्यू बडीज़ होते हैं जिनकी एकदम रिलेशनशिप में आए हुए रहते हैं, तो वो ऐसा 1 वीक भी सेलिब्रेट करते हैं, 1 वीक विथ माई हबी, 1 वीक विथ माई क्यूटी, है ना, फिर 1 मंथ, फिर 2 मंथ्स, ऐसा पूरा सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि यार अगर आपकी नई नई कंपनी बनी हुई है, न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर आप ज़्यादा पैसा दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर दूसरी बात, अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान आरओसी ने, सॉरी रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी ने अप्रूव किया हुआ है, तो भी आप ज़्यादा पैसा दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट आता है कि सर आपका जो सिक कंपनी है उसको अब सिक कंपनी को रिवाइव किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आपके डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट होंगे उनको आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, तो ये हमारी चीज़ चलेगी, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अच्छा, जब भी आप पेमेंट कर रहे होंगे ऑब्वियसली बात है आप कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये आपके बोर्ड मीटिंग में, सॉरी, बोर्ड रिपोर्ट में आना चाहिए क्लियरली, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन किस पर्सन को कितना है, पर्सन एंड द अमाउंट ड्रॉन, सर रीज़न फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर आपने क्या कहते हैं कि इंक्रीज़ किया है तो रीज़न फॉर इंक्रीज इन पे, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन पेमेंट, डिफरेंस बिटवीन पेमेंट टू देम एंड टू अदर एम्प्लॉयज़। भाई तुमने अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा दिया है, मान लो तुम्हारे बाकी एम्प्लॉयज़ गरीबी में मर रहे हैं और तुम्हारे डायरेक्टर्स एकदम अंग्रेजों की तरह करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, है ना, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहे 3 लाख रुपए और तुम्हारे डायरेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं 15 करोड़ रुपए, तो यार नहीं चलेगा, हम लोग कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग कहते हैं। अगर कोई भी आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉई है जिसको आप 60 लाख से ज़्यादा दे रहे हो, आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 60 lakhs पर एनम, मेरे ख्याल से 60 लाख रुपए बहुत छोटी रकम होती है आउटसाइड इंडिया की, अगर हम लोग बात करें तो ये लिमिट तो गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए, पर ठीक है ये चीज़ आपको डिस्क्लोज यहाँ पे करनी पड़ती है, हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं सर अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी अगर आपका एम्प्लॉय है जो 1.2 lakhs पर मंथ से ज़्यादा कमा रहा है, अगेन आई बिलीव इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट आज की डेट में, क्योंकि सैलरीज अब काफ़ी बढ़ गई है, तो 1 लाख रुपए तो सर स्टार्टिंग में ही दे दी जाती है, तो 1.2 lakhs अगर आप वो है, और 8.5 lakhs हम लोग कहते हैं पर मंथ, अगर कोई बंदा एम्प्लॉयड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड है ना, यानी 1 साल से कम के लिए उसका आपने 8.5 lakhs पर एनम पर मंथ से ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस शुड नॉट बी लैक्स, दिस मस्ट बी करोर्स, एक बार मैं चेक कर लूँगा, बट आई थिंक सो दिस शुड बी करोर्स, दिस शुड नॉट बी लैक्स, एंड दिस शुड बी पर एनम। स्टिल आई विल चेक दिस थिंग एक बार, क्योंकि 1.2 lakhs तो आई थिंक सो काफ़ी कम है। अगर किसी के पास बुक अभी खुली हो तो एक बार देख लेना यार, मैं भी अपने बुक में एक बार देख लूँगा। मेरे ख्याल से दिस शुड बी 1.2 CR, क्योंकि 1.2 lakhs पर मंथ तो काफ़ी छोटा अमाउंट हो जाता है ना, कितना ही अमाउंट हुआ। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना बोल दो एक बार जल्दी से। ये सारे पॉइंटर्स ही है यार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन एज सच है नहीं अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर से करता, पर ये वाली बात ही है इसके अंदर कि आपको ये पॉइंटर्स के तौर पे याद करना पड़ेगा। बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए डालते हैं कि यार कंपनी की हॉलिस्टिक इमेज जो है वो पब्लिक को पता चले, कितना पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या रेम्यूनरेशन जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बारे में सारे के सारे पब्लिक को पता चले। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि आप जब ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो आपको क्या पॉइंटर्स कंसिडर करना चाहिए। सर बंदे की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या लेवल ऑफ एजुकेशन उसने पाया हुआ है, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, क्या वो कोई अपने साथ टेक्निकल नो हाउ लेके आ रहा है, कस्टमर बेस लेके आ रहा है, ये सारी बातें आपको कंसिडर करनी चाहिए। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि यार क्या आपके पास वो बंदा जो है वो काफ़ी ईयर्स से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लो अगर कोई 40 साल से काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सैलरी ज़्यादा ही होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग द फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये 1.2 lakhs ही है यार, ओके ओके, ठीक है। 1.2 lakhs पर मंथ अगर कोई बंदा है तो इसका भी डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा, ठीक है यार। क्या कह रहे हो बच्चे, 1.2 CR है या 1.2 lakhs ही है ना, ठीक है।
तो ये सारे फैक्टर्स यार आप कंसिडर करेंगे और उसके बाद आपका सैलरी आप ज़्यादा दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स आते हैं जो हम लोग कहते हैं रेम्यूनरेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यार क्रेडिटर वगैरह का अप्रूवल ले लेना, है ना। उनके आगे हाथ जोड़ के आ ही जाना, ऐसे पैर टच करके आ ही जाना कि यार भाई साहब क्रेडिटर देख लो, हम थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेके आ जाना। अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह किया हुआ है तो क्रेडिटर्स अप्रूवल। सर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिटिंग फ़ीस है वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, सिटिंग फ़ीस नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। सर अगर कंपनी ने कोई आपके लिए इंश्योरेंस लिया है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट इंक्लूडेड। पर प्रीमियम नॉट इंक्लूडेड ऑन द कंडीशन, इसकी एक कंडीशन है, ऑन कंडीशन कि ये रॉन्गली यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका इंश्योरेंस हमें यूज़ करना पड़ जाता है फॉर द रीज़न कि आपने कोई गलत काम किया है, आपने कोई फ्रॉड किया है, आपने कोई उल्टा सीधा काम किया है, तो फिर योर इंश्योरेंस प्रीमियम विल बिकम पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन, ठीक है। हम लोग कहते हैं सर अगर आपका जो सिटिंग फीस है दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 लाख रुपीज़, शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख रुपीज़। 1 लाख से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर आपके डायरेक्टर्स को मंथली पेमेंट भी मिल सकती है या फिर परसेंटेज बेसिस पे भी मिल सकता है, मंथली और परसेंटेज हमें दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं सर अगर किसी डायरेक्टर ने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विसेज दी है और प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको पैसा दिया जा रहा है तो उसको हम लोग रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं गिनेंगे। मान लीजिए आपका कोई डायरेक्टर था जो कि साथ में लॉयर भी था, वो लॉयर की अलग से सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा था, तो सर उसको हम लोग यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, तो नॉट पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, इसको हम लोग रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। सर अगर किसी भी डायरेक्टर ने एक्सीडिंग पेमेंट ले लिया है, एक्सेस में पेमेंट ले लिया है, तो सर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। एक्सेस पेमेंट इफ़ टेकन नीड टू रिटर्न इट, टू बी रिटर्न, है ना, रिटर्न करना पड़ जाएगा इस बंदे को यहाँ पे। आगे हम लोग कहते हैं सर यही नहीं कि इस राइट को, ये जो एक्सेस पेमेंट है टू बी रिटर्न, इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। दिस कंडीशन कैन बी वेव्ड ऑफ अगर आपका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया जाता है। तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो इस कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि यार आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में क्लियरली बताना पड़ेगा कि किस रेशियो में पेमेंट दिया जा रहा है, रेशियो ऑफ पेमेंट टू डायरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू योर एम्प्लॉयज़, है ना। तो बोर्ड रिपोर्ट में प्रॉपरली सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, हम लोग ये बात कहते हैं, ठीक है सर। और अगर आपका कोई भी एक्सीडिंग पेमेंट गया है यानी कि आपने एक्सेस में पेमेंट दिया है तो ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्सेस पेमेंट गया है तो नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है सर। आई थिंक सो इतना पॉइंट तो आप याद रख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, लास्ट टॉपिक जो हमारे लिए यहाँ पे पढ़ने का है वो है बच्चों कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। सर लॉस ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है या फिर डेथ का केस मान लीजिए इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण से आपका प्री मेच्योरली ही टर्म एंड हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहते हैं लॉस ऑफ ऑफिस। अगर आपका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है तो यार आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाता है फॉर द रिमेनिंग टर्म, जो भी आपका रिमेनिंग टर्म था या फिर 3 ईयर्स विच एवर इज शॉर्टर, उसका आपको पेमेंट दे दिया जाता है। तो लेट सपोज अगर एक डायरेक्टर था हमारा डोरेमोन, ठीक है सर, डोरेमोन को अपॉइंट किया गया था और ड्यू टू एनी रीज़न इसकी डेथ हो जाती है और डेथ के कारण से इसका ख़त्म हो जाता है ऑफिस, ऑब्वियसली बात है ही द ऑफिस एंड्स। तो इस सिचुएशन में सर हम लोग कहते हैं कि डोरेमोन के परिवार वालों को मिलेगा कॉम्पनसेशन। सर कितना मिलेगा, कॉम्पनसेशन विल बी ऑफ 3 ईयर्स सैलरी, 3 ईयर्स सैलरी जो भी मिलती और रिमेनिंग टर्म की सैलरी, 3 ईयर्स और रिमेनिंग टर्म सैलरी।
ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। बट सर किन केसेस में आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा? अगेन एक्सक्लूजन वाले पॉइंट्स हैं सर। एक्सक्लूजन वाले पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से याद रखने हमें, ये चीज़ तो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए सर। एक्सक्लूजन वाले पॉइंट्स किस केसेस में नहीं मिलेगा? अगर डायरेक्टर ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया है तो, अगर उसने रिज़ाइन किया है या फिर उसने ऑफिस वेकेट किया है अंडर सेक्शन 167। तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी वाउंड अप हुई है ड्यू टू नेग्लिजेंस, भाई तुम्हारी गलती के कारण से कंपनी वाउंड अप हो रही है और तुम कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, यानी थोड़ा तो हराम का कम खाओ यार। तो वाउंड अप ऑफ अ कंपनी ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द डायरेक्टर। अगला पॉइंट हम लोग कहते हैं अगर डायरेक्टर कोई फ्रॉड और इन सब उल्टी चीज़ों में पकड़ा गया, फ्रॉड मिसकंडक्ट है ना, लड़की छेड़ रहा था, अब वो पैसा मांग रहा है, देंगे क्या? भाई लात मार के बाहर निकालेंगे। क्या हरकतें कर रहे हो तुम? फ्रॉड मिसकंडक्ट या फिर ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो तो हम नहीं मांगेंगे, यानी नहीं मानेंगे। और लास्ट हम लोग कहते हैं कि अगर उसके ऑफिस को ही टर्मिनेट कर दिया गया है, वो जो पोजीशन थी अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, द इंटायर पोजीशन हैज़ बीन टर्मिनेटेड इन इफेक्ट, तो सर उसको भी हम लोग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस अगर है तो उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे फाइनली बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है केएमपी वाला। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको याद होने चाहिए, पहली बात तो ये पॉइंटर्स याद कर लेना, सीईओ एमडी वाला पॉइंट याद कर लेना कि भाई सेम नहीं हो सकता। साथ ही साथ में मैं आपको जो बोलूँगा आपको याद कर लेना चाहिए वो है कि ये शेड्यूल 5 पार्ट 1 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स दी गई है और आप इनको कैसे चेंज कर सकते हो, आप इनके अगेंस्ट में कैसे जाके अपॉइंटमेंट कर सकते हो। रेम्यूनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, रेम्यूनरेशन तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, चार्ट बना के याद कर लीजिएगा। थोड़े बहुत ये पॉइंटर्स देख लीजिएगा, जो इधर उधर स्टिंकर्स आ रहे हैं, पॉइंटर्स आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में आप बियॉन्ड पेमेंट कर सकते हो, ज़्यादा पेमेंट भी कर सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि आपके रेम्यूनरेशन के पार्ट में क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी। सिटिंग फीस इंक्लूड नहीं होगा, प्रोफेशनल फीस इंक्लूड नहीं होगा, आपका अगर कोई भी दूसरी आपको ये है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस कितना मिलेगा और किस केसेस में नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार बता दीजिए क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ हैं? जल्दी से बता दो क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ हैं? बहुत ही बढ़िया। तो भाई लोग इसी के साथ फिर हम लोग इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ नया बेहतरीन सीखने को मिला होगा, मैराथन में आपको हेल्प मिली होगी एंड यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए मैराथन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।